हेलो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में अब आगे चलते हैं। हमने ये बोला था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कई तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एक तो सिंपल अलजेब्राइक नंबर हो गया, जिसमें हम डिवीज़न, समेशन, ये ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगा। दूसरा हमने बोला था कि इसको वी कैन ऑल्सो ट्रीट एज अ पॉइंट इन टू डायमेंशन प्लेस, जैसे टू डायमेंशन प्लेन। तो उसमें सेक्शन फार्मूला हो गया, ये सारे मतलब डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ये सारे फार्मूले एज इट इज़ एप्लीकेबल हैं। तो उसी उसमें ये ठीक है, इसी में थर्ड स्टेप क्या है कि इसको हम एक वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हम उसी को पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए वेक्टर। ये मान लिया Z1 है और ये पॉइंट B है जो Z2 से डिनोटेड है। तो इसको हम Z2 वेक्टर मान सकते हैं, इसको Z1 वेक्टर मान सकते हैं। और जैसा हमने वेक्टर में बोला था कि ये जो वेक्टर है, अगर इन दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तो इसको वी कैन ट्रीट एज Z1 माइनस Z2। अच्छा, इसी को अगर हम यहाँ पे मान लिया इसी के पैरेलल और इसी के बराबर एक वेक्टर ले लें तो ये भी Z1 वेक्टर है। तो जो Z1 वेक्टर है वो एक फ्री वेक्टर भी हो सकता है, ये ठीक है, जिसका एक सर्टेन लेंथ है एंड एक सर्टेन डायरेक्शन है। और इसको अगर हम ओरिजिन से चालू करें तो फिर वो एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो Z1 में रिप्रेजेंट अ फ्री वेक्टर having a certain direction and magnitude, and it can also denote position vector of a point। ये ठीक है, इसमें इस डायग्राम के हिसाब से वो जो पॉइंट है वो पॉइंट है ए। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर भी डिनोट कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमने Z1 माइनस Z2 लिया तो उसको हम एक वेक्टर बोल सकते हैं, ये ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स वेक्टर बोल सकते हैं। और जो वेक्टर होगा वो Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा, और जो पहले लिखा होगा उसी की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर हमने लिखा Z1 माइनस Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर joining points denoted by Z1 and Z2, and it will be pointing towards Z1। ये ठीक है, अगर Z1 पहले लिखा है तो ये Z1 की तरफ हो गया, उल्टा लिखेंगे तो वो Z2 माइनस Z1 हो जाएगा। अब ये Z1 माइनस Z2 इज़ ए वेक्टर। अच्छा, वेक्टर में जैसे हम वेक्टर चैप्टर में हम ऐसे करते हैं ना, ए वेक्टर लिखा तो ऊपर हम बार लगा देते थे वेक्टर डिनोट करने के लिए। यहाँ वी विल नॉट बी यूजिंग बार बिकॉज उसका मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पे बार हम किस लिए यूज़ करते हैं, कॉन्जुगेट के लिए। तो वेक्टर बस बोल दिया, ऊपर लिखा नहीं। ऊपर लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो सकता है, क्योंकि जो Z1 बार होगा, बेसिकली Z1 अगर ये है तो Z1 बार ऐसे होगा, Z2 अगर ये है तो Z2 बार ऐसे होगा। तो इसमें तो जो पॉइंट है वो ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो वेक्टर आएगा वो फिर Z1 माइनस Z2 का बार होगा, दैट विल बी अ डिफरेंट वेक्टर। तो वेक्टर बस बोल दिया, लगाए नहीं। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, इसी में एक थर्ड पॉइंट क्या है, Z1 माइनस Z2
will denote distance between the points Z1 एंड Z2। ठीक है, तो एक वेक्टर में कहीं पे भी अगर Z1 माइनस Z2 लिखा होगा तो उसको हम बैक ऑफ द माइंड में ये भी सोचेंगे ये तो Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट आएगा उसका लेंथ हो गया, या जो पॉइंट Z1 और Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू एंगल मेड बाय Z1 माइनस Z2 वेक्टर, ये ठीक है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। ठीक है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। जैसे इस वाले केस में, अच्छा वेक्टर इज ए फ्री वेक्टर, तो जैसे इस वाले केस में ये वेक्टर है, इसको मैं अगर उठा के यहाँ रख दूँ ओरिजिन पे, ये ठीक है, ये तो चलो हटा दिया, ये वाला वेक्टर हमने पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर लिया, ये ठीक है, मान लिया ये वेक्टर हो गया Z1 माइनस Z2। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस डायग्राम के हिसाब से Z1 माइनस Z2 इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 लिखा है, दिस इज नथिंग बट एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस। तो इस डायग्राम के हिसाब से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 विल बी माइनस थीटा। ठीक है, क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस थीटा। अच्छा, इसी में यू कैन सी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 कितना हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 क्या हो जाएगा, ये वेक्टर पलट जाएगा, तो इसको हम उठा के यहाँ रख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1, उल्टा कर दिया हमने तो। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा इधर। ठीक है, तो ये एंगल इधर से कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो इस डायग्राम के हिसाब से इट विल बी पाई माइनस थीटा। तो देखो जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं तो हमें तीन चीज़ें याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। एक तो Z1 माइनस Z2 तो एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर हो गया, ये ठीक है, या सिंपल वेक्टर हो गया जो Z1 और Z2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा, एंड अगर पहले Z1 लिखा है तो Z1 की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, ये तो पहली बात होगी। अब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 विल रिप्रेजेंट ए डिस्टेंस। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में अगर कहीं मॉड लिखा है, मॉड मान लिया Z माइनस 4 आयोटा लिखा है, ये ठीक है, मॉड के अंदर Z माइनस 4 आयोटा, तो हम उसको ऐसे सोचेंगे 4 आयोटा मतलब 0,4 पॉइंट हो गया, तो Z माइनस 4 आयोटा मतलब जो Z को पॉइंट डिनोट करता है एंड जो 0,4 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो ऐसे फिजिकली इंटरप्रेट करने में हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में बहुत इजी हो जाए, हमें चीज़ें जल्दी चमक जाएं, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से कहीं कहीं सोल्यूशन फास्ट आ सकता है, बट उसका ये मतलब नहीं है हर जगह फास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया Z1 माइनस Z2, वो तो एक वेक्टर हो गया, ये वेक्टर जैसे, अब इसको उठा के कहीं पे भी ले जाओ, फ्री वेक्टर है वो Z1 माइनस Z2 ही रहेगा। दूसरा हो गया, अगर इसके ऊपर मॉड लगा दिया तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया या इस वेक्टर का लेंथ हो गया। तीसरा, अगर इसके आगे आर्ग्यूमेंट लगाया तो फिर हम उस एंगल की बात करें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि जैसे जो स्ट्रेट लाइन हो गया या 2D ज्योमेट्री जो था उसमें किसी भी कर्व का जो इक्वेशन है वो x और y में लिखा जाएगा। जैसे सर्कल का इक्वेशन हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक सर्कल का इक्वेशन हो गया, या लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस 3y बराबर 5, ये किसी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। वैसे ही वेक्टर्स में जो इक्वेशन लिखा जाएगा उसमें r वेक्टर आता है। तो जैसे हमने पढ़ रखा है या अगर तुमने पढ़ा है तो नॉर्मल का इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगा, r डॉट n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो उसमें r क्या होता है, वही चीज़ जो स्ट्रेट लाइन में x, y काम करेगा वही वेक्टर में r काम करेगा। तो अगर मेरे को कोई पॉइंट देखना है, मान लिया 3 प्लस 3 आयोटा प्लस मतलब 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस
5 के कैप, ये मेरे को देखना है कि उस कर्व पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आर की जगह पे आई विल सब्स्टिट्यूट दिस एंड देन आई विल सी कि जो इक्वेशन आया वो सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स, ये ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई इक्वेशन लिखा होगा किसी कर्व का तो उसमें जेड लिखा होगा, ठीक है, जेड के अंदर लिखा होगा कुछ। तो जेड क्या है, जेड एग्जैक्टली वही है जो हमने बोला कि 2D ज्योमेट्री में जो एक्स और वाई काम करता है वो यहाँ पे जेड करता है, ठीक है। तो मान लें कुछ भी लिख दिया मॉड जेड बराबर 5 फॉर एग्जांपल। तो अगर मेरे को ये देखना है कि 3 + 4 अयोटा, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है किसी भी कर्व का उसके ऊपर 3 + 4 अयोटा लाई करता है या नहीं करता है, तो हम जेड की जगह पे 3 + 4 अयोटा रखेंगे। फिर उसके बाद जैसे अभी मैंने बोला मॉड जेड इज इक्वल टू 5, तो जेड की जगह 3 + 4 अयोटा रखा तो उसका मॉड 5 आ जाएगा, तो 5 बराबर 5 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि जो मॉड जेड इज इक्वल टू 5 जो भी कर्व है उसके ऊपर 3 + 4 अयोटा लाई करेगा, ये ठीक। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा लाई। तो अभी तो बस हमने क्या बताया कि जो 2D में एक्स और वाई काम करता है, जो वेक्टर में आर वेक्टर काम करता है, वही यहाँ पे वो काम कौन करेगा, जेड। तो इसी को नोट, इक्वेशन ऑफ कर्व इन कॉम्प्लेक्स प्लेन विल कंटेन जेड। ये देखिए जेड इज नथिंग बट बेसिकली एक्स प्लस अयोटा वाई में रख के और दोनों तरफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इस तरह की चीज़ें बराबर करके हम इसको एक्स और वाई में भी इक्वेशन ला सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे करेंगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस में। हम क्या करेंगे, अगर मान लिया उसने कोई भी इक्वेशन लिख दिया जेड के अंदर, अब मेरे को पहचान में नहीं आ रहा कि कौन सा कर्व है, तो हम ऐसे कर सकते हैं जेड की जगह एक्स प्लस अयोटा वाई रखो, सब कुछ सिंप्लीफाई करो, एक्स वाई में रिलेशन निकालो, वहाँ से वो जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को देख के भी वी कैन कॉमेंट कि ये कौन सा कर्व है, ठीक है। अब आ गया हमारा नोट 1। तो देखो अगर हमने लिखा ऐसे z - z1 इज इक्वस टू आर, ये कांस्टेंट हो गया, z1 ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया और ये z तो यही वाला है। तो देखो मॉड ऑफ z - z1 इज इक्वस टू आर, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये जो अभी समझाया है उसके हिसाब से कि z तो कोई भी जनरल पॉइंट हो गया, जैसे हम 2 डायमेंशन होता है, पी का लोकस ही है विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, तो उसी तरह का जो पी का काम कर रहा है जनरल पॉइंट का काम वो यहाँ पे z कर रहा है। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे z और z1 के बीच का डिस्टेंस हमेशा r आ रहा है। तो मतलब z वो पॉइंट हो गया जिसका पॉइंट z1 से डिस्टेंस, z1 होगा कोई फिक्स्ड पॉइंट, उससे डिस्टेंस हमेशा r के बराबर है। तो ये डेफिनेशन तो सर्किल की होती है। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन लिखा है ये बेसिकली कौन से कर्व का इक्वेशन लिखा है, सर्कल का। तो मॉड ऑफ z - z1 इज इक्वल टू आर represents a circle with center at z1 and radius as r। ठीक है, तो ये तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें सेंटर z1 हो गया, ये रेडियस r हो गया एंड z इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। नोट 2, अगर मान लिया ऐसे लिखा है z - z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z - z2, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे। पहले तो हमने इसका इंटरप्रिटेशन निकाला, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन।
इसको हम ये बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है कि z का डिस्टेंस z1 से इज़ इक्वल्स टू z का डिस्टेंस z2 से। मतलब z जो है, जो जनरल पॉइंट है, वो z1 और z2 से इक्वी डिस्टेंट है, ये ठीक है। z1 और z2, इफ z1 एंड z2 आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, देन मॉड z माइनस z1 इज इक्वल्स टू मॉड z माइनस z2। अगर हमने बोला कि कोई पॉइंट है जो z1 से एंड z2 से इक्वी डिस्टेंट है, तो ऑफ कोर्स वो पॉइंट क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। देन दिस रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ line segment joining points z1 and z2। तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये जनरल पॉइंट p हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी हमने डिफाइन किया है वेक्टर के हिसाब से उसी को इंटरप्रेट करके निकाला कि ये क्या आ रहा है। तो अगर ऐसे लिखा है तो मॉड हमने क्या होता है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। अंदर अगर z माइनस z1 लिखा है तो वो z और z1 के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही ये मॉड ऑफ z माइनस z2 मतलब z एंड z2 के बीच का डिस्टेंस हो गया है। ठीक है, अब ऐसे ही नोट 3, इफ z1 इज ए फिक्स्ड पॉइंट, then argument of z minus z1 is equals to theta will represent a ray originating from z1 in डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा। मतलब इसने क्या बोला कि थीटा एक कांस्टेंट एंगल है, z1 एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये भी एक कांस्टेंट एंगल है। कि z को अगर हमने z1 पॉइंट से ज्वाइन किया, z वो वाला पॉइंट है जिसको अगर हमने z1 से ज्वाइन किया, तो जो भी हमारा लाइन सेगमेंट आएगा उसका आर्ग्यूमेंट थीटा होना चाहिए। मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ या रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, अब मान लिया z1 ये है, तो अगर मान लिया ये थीटा है तो z का लोकस ये हो गया, मतलब ये लाइन हो गया। ठीक है, रे क्यों बोलते हैं, अगर ये पूरा होता लाइन तो हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। रे बोलने का मतलब कि आधी लाइन है, दूसरी तरफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ओपन लगाने का मतलब क्या है, ये मान लिया a है, ये जनरल पॉइंट p है, तो z यहाँ पे भी आ सकता है, तो z माइनस z1 ये वेक्टर हो गया, तो इसको अगर उठा के यहाँ पे रखेंगे तो एंगल थीटा आएगा। अगर हमने ये लिया तो भी वेक्टर का डायरेक्शन तो यही रहेगा ये। ठीक है, भले ही वेक्टर की लेंथ चेंज हो गई हो, यहाँ पे अगर हमने आर्ग्यूमेंट लिख दिया है तो उसका मतलब क्या है कि वी आर ओनली कंसर्न्ड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ये बेसिकली z है। हाँ, अब पॉइंट z यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो। अगर मैंने इधर ले लिया मान लिया तो ये डायरेक्शन उल्टा आ जाएगा। अब उल्टा डायरेक्शन अगर यहाँ रखोगे तो अगर ये एंगल थीटा है तो इधर से थीटा होगा, इधर से तो पाई माइनस थीटा का नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो तब तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। उसका मतलब क्या है कि लाइन का केवल आधा पार्ट ही सेटिस्फाई होगा, ये पार्ट सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट खुद z1 है, यहाँ हमने ओपन सर्किल लगाया। इस ओपन सर्किल लगाने के पीछे लॉजिक क्या है कि अगर मैंने यहाँ फील्ड बना दिया, उसका मतलब क्या है कि इफेक्टिवली हमने ये बोल दिया कि z1 भी इसी लोकस पे है। अब अगर z1 हम यहाँ रखेंगे, मतलब z1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, क्या चीज़ नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखने के लिए हम z की जगह वो पॉइंट रखेंगे। तो अगर z1 सेटिस्फाई कर रहा है अगर, तो यहाँ z की जगह z1 रखा, तो z1 माइनस z1 तो जीरो हो गया, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसलिए
ये वाला पॉइंट खुद सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके इमीडिएट बाद अगर हमने कोई भी पॉइंट लिया तो वो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए यहाँ पे ओपन सर्किल लगाया। तो अभी हमने बेसिकली, ठीक है, वेक्टर हमने ये डिफाइन किया है, यहाँ पे ये डिस्कस किया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक वेक्टर को भी डिनोट कर सकता है। और उसमें फिर 3 अलग अलग चीज़ बोली हमने, बोला कि Z1 माइनस Z2 बेसिकली एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो वेक्टर की तरह जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं एंड सो ऑन। फिर हमने बोला कि Z1 माइनस Z2 का मॉड जो है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है 2 पॉइंट के बीच का। तीसरी चीज़ हमने बोला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये ठीक है, वो एंगल रिप्रेजेंट करता है। फिर उसी के बेसिस पे हमने 3 इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं लोकस डिफाइन किया। पहला तो अगर मॉड Z माइनस Z1 R के बराबर आ जाए तो वो तो एक सर्कल हो गया, ठीक है। दूसरा फिर हमने बोला कि Z माइनस Z1 का मॉड और Z माइनस Z2 का मॉड अगर बराबर आ जाए तो फिर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और तीसरा हमने बोला कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अगर थीटा के बराबर आ जाए तो फिर वो आधा स्ट्रेट लाइन बोल दो या रे बोल दो, इस तरह की चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अभी तक हमने ये बोला है। अच्छा, अब जैसे लोकस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर हमने कहीं पे भी रियल जेड लिखा, ये ठीक है, रियल के अंदर जेड लिखा, तो दिखने में भले ही वो डरावना लिखा हो, दिखने में भले ही वो डरावना लग रहा हो हमें, बट रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या है, एक्स लिखा हुआ है। ऐसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखा है तो उसका मतलब कुछ भी नहीं, वाई लिखा हुआ है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहाँ पे भी रियल जेड लिखा हो वहाँ एक्स लिख लें, जहाँ इमेजिनरी जेड लिखा हो वहाँ वाई लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लोकस, ठीक। क्वेश्चन 1, अगर हम लिखा Z माइनस 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 5, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल जिसका सेंटर Z माइनस Z1 बराबर R लिखा हुआ है। तो Z माइनस के बाद क्या लिखा है, 1 प्लस 2 आयोटा, तो सेंटर हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। अब 1 प्लस 2 आयोटा इज़ नथिंग बट 1,2 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो पॉइंट 1,2 तो सेंटर हो गया, एंड इसके लिए रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज इक्वल टू 5, तो ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस √5 होगा, तो मतलब ओरिजिन इसके अंदर ही होगा। ये रियल एक्सिस बोल दिया, इसको इमेजिनरी बोल दिया। यहाँ 1,2 हो गया, और मतलब इस तरह से हो गया, और ये रेडियस 5 हो गया, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। क्वेश्चन 2, रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल्स टू 3, तो कुछ भी नहीं, आंसर रियल पार्ट ऑफ Z का मतलब क्या, x लिखा है, x बराबर 3 का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। x इज इक्वल्स टू 3 क्या होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे x बराबर 3 लाइन हो गया, या फिर रियल पार्ट ऑफ Z बराबर 3, ये लाइन हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रियल पार्ट ऑफ Z का मॉड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का मॉड इक्वल्स टू 5। आंसर, हमने कहा अगर ये देखने में डरावना लगता है, कुछ भी नहीं, ये x है, ये y लिखा है, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ Z का ही लोकस निकालना है बेसिकली, ठीक है, लोकस ऑफ Z, ठीक है। ऐसा नहीं कि Z² का लोकस निकालना है। तो इट इज़ नथिंग बट मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 5।
अब ये सब हमने फंक्शन में पढ़ रखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन से इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ये तो एक ऐसे करके स्क्वायर आ जाएगा, ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ये हो जाएगा 5,0, ये हो जाएगा -5,0, 0,5 एंड 0,-5, ये हो गया। क्वेश्चन 5, रियल पार्ट ऑफ z² बराबर 4। मतलब ये वाला जो लोकस है mod x + mod y = 5, ये स्क्वायर हो गया। कैसे हो गया? एक तरीका तो हम ये बोल सकते हैं इसको बोलने का कि अगर इसमें मैं x की जगह -x रखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y की जगह -y रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका मतलब है कि ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। अब ये अगर चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लेते हैं, बाकी चारों क्वाड्रेंट में आ जाएगा, उसी का रिफ्लेक्शन ले लेंगे चारों तरफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x के ऊपर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा x + y = 5। अब x + y = 5 ऐसे एक लाइन आ जाएगी, बट जो हमारी पहली शर्त थी वो क्या थी कि हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। तो ये जो पूरा लाइन है इसको बाकी मिटा दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लाइन रख ली ये। अब इस लाइन को चारों क्वाड्रेंट में ले जाना है सिमेट्रिक से, तो अगर ये आ रहा है तो ये भी आएगा, फिर इन दोनों का रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस में निकालेंगे तो ये आ गया, तो ऐसे स्क्वायर बन गया। और अगर हमने फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़ रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पढ़ रखा है, तो वहाँ से ही बता सकते हैं कि हमने x + y = 5 लिया, फिर पहला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया कि x की जगह mod x कर दिया, एक ग्राफ आ गया। फिर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया हमने y की जगह mod y कर दिया, तो दूसरा आ गया। x के mod x करने में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ हटाया, राइट हैंड साइड जैसा लेफ्ट हैंड साइड पे बना दिया। y की जगह mod y करने पे नीचे वाला ग्राफ हटाया, जैसा ऊपर था वैसे नीचे बना दिया, तो भी ऐसे आ जाएगा। तो जिसने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा है उसे समझ में आ गया होगा, बाकी जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन, ये देखो z² लिखा है, ये x नहीं लिखा है, ठीक है। और हम ऐसे नहीं बोल सकते कि z² का रियल पार्ट x² हो जाएगा, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली स्क्वायर नहीं होता। अगर मान लिया zx + i है, तो ये हम पहले लिखा चुके हैं कि z² होगा x² - y² + 2i xy, ये होगा, ठीक है। और इसमें अब ये इसका रियल पार्ट हो गया और 2xy इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसने बोला कि रियल पार्ट जो है z² का वो 4 के बराबर है। अब रियल पार्ट ये है, तो दिस विल इम्प्लाई कि x² - y² 4 के बराबर। x² - y² बराबर 4, तो ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। वो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो ऐसे आएगा, ठीक है। 90 डिग्री है, एक ब्रांच ये आएगा इधर और एक ब्रांच कुछ इधर आएगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे क्वेश्चन 5 हो जाएगा, मान लिया z - 4 = z - 6 - 2i। आंसर क्या लिखा हुआ है? पहले तो हमने वो पढ़ा, ये लिखा हुआ है z का डिस्टेंस 4 से, z - 4 मतलब z का डिस्टेंस 4 से, 4 का मतलब क्या, 4,0, तो एक पॉइंट तो हो गया 4,0। ये दूसरा पॉइंट कितना हो गया, इमेजिनरी रियल। z माइनस कॉमन लिया तो ये लिखा है 6 + 2i, 6 + 2i मतलब 6,2, तो 4 ये है तो 6 कहीं यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 6,2 आ जाएगा। इसका
जेड का डिस्टेंस 4 से इससे एंड जेड का डिस्टेंस इससे बराबर है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। तो लोकस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, परपेंडिकुलर, जैसे हमने बोला ना कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये जैसे आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट एक्स वाई प्लेन। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सब कुछ एक्स और वाई में कन्वर्ट करके इक्वेशन निकाल लें। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 4,0 एंड 6,2। ठीक है, अगर इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है मतलब एक्स और वाई वाला इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये मिड पॉइंट हो जाएगा 6 और 4 10/2 5,1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्लोप निकाल लिया, ऐसे इसका स्लोप पता लग जाएगा तो इक्वेशन निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मॉड z - 3 - 4 आयोटा इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, इस बार इसने क्या बोला कि z का डिस्टेंस 3,4 से, ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो गया 3,4, तो मॉड ऑफ z - z1 लिखा है, तो z का डिस्टेंस 3,4 से इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, या तो 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। तो अगर कोई कर्व लिखा है तो उसमें तो बराबर का साइन आएगा, इक्वालिटी आएगा। ठीक है, अगर इनइक्वालिटी लिखा है तो बेसिकली रीजन आएगा एक, ये ठीक है। और कौन सा रीजन आएगा? बराबर के करस्पॉन्डिंग जो कर्व आएगा वो पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, तो एक पार्ट के लिए ग्रेटर देन वाला साइन आ जाएगा, एक पार्ट के लिए लेस देन वाला साइन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ऐसे लिखा होता मॉड ऑफ z - 3 - 4 आयोटा बराबर 5 इक्वल्स टू 5 लिखा होता, तब तो ये सर्कल आ जाता जिसका सेंटर 3,4 है, रेडियस 5 है। अब ये जो सर्कल है इसने पूरे आर्गन प्लेन को, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को या पूरे एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल के बाहर। तो जो सर्कल के अंदर का पोर्शन होगा उसके लिए लेस देन सेटिस्फाई हो जाएगा कि मॉड ऑफ z - 3 - 4 आयोटा लेस देन 5 होना चाहिए, और बाहर के लिए ग्रेटर देन। तो कहीं पे भी अगर इनइक्वालिटी दे रखा है तो हमें क्या करना चाहिए? पहले इनइक्वालिटी को इक्वल्स टू में कन्वर्ट करो और फिर वहाँ से कर्व आइडेंटिफाई करो। फिर वो जो कर्व है वो एक बाउंड्री की तरह काम कर रहा होगा, उसके एक तरफ का रीजन सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो इस वाले केस में इक्वल्स टू है मतलब सर्किल भी आएगा, और ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। यहाँ पे मान लिया इसका, और रेडियस ऑफ कोर्स 5 है, तो इक्वल्स टू की वजह से तो बाउंड्री भी आएगा, और लेस देन की वजह से इस सर्किल के अंदर का रीजन। ठीक है, ये ऐसे आएगा, ये सर्किल हो गया, सर्किल और उसका इंटीरियर। तो ये हमारे कितने लोकस हो गए? 6। क्वेश्चन नंबर 7, मान लिया हो गया z - 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। आंसर, एक बार हमने इस पे लिखा z - 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया एक सर्किल है जिसका सेंटर इज 2,0, रेडियस इज 4, उसका इंटीरियर रीजन ये हो गया। ठीक है, ये तो आ गया यहाँ से कितना आ जाएगा? मॉड z - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसको ऐसे करके लिख दिया, तो इस सर्कल का सेंटर भी कितना आ जाएगा? 2,0। ठीक है, ये सर्किल, इसका सेंटर इज 2,0, और जो रेडियस है वो 1 के बराबर है।
बट ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या है कि इस सर्किल के ऊपर एंड इसके बाहर ये पूरा है, ठीक है। तो जब भी ये क्वांटिटी लिखा हुआ है z माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4 ऐसे पढ़ते हैं, मतलब इसके और इसके बीच में एंड है। एंड का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो बड़ा सर्किल है जिसका रेडियस 4 है उसके तो अंदर का रीजन होना चाहिए और इस छोटे सर्किल के बाहर का रीजन होना चाहिए। दोनों ही सर्किल का जो सेंटर है वो 2,0 है, तो ये 2,0 हो गया और बड़ा सर्किल ऐसे हो गया, इसकी रेडियस 4 हो गई, 4 हो गई तो ये 6,0 आ जाएगा, ये 3,0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो 4 रेडियस वाला सर्कल है उसके इंटीरियर हो गया और दूसरे वाले का एक्सटीरियर हो गया, तो ये वाला रीज़न हो गया, मतलब दो सर्कल के बीच का रीज़न हो गया जो सेटिस्फाई होगा, ये रीज़न हो गया। प्लस दोनों की बाउंड्री, क्योंकि दोनों ही जगह इक्वल्स टू लगाए तो दोनों की ही बाउंड्री भी इंक्लूड होगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम ऐसे लिखते हैं मॉड z माइनस 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू मॉड z माइनस 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, मान लिया ये हो गया, ठीक है। तो इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, यहाँ से तो आ गया z माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू z माइनस 2। तो इसमें तो पहले हमने क्या किया कि बराबर लगाया, तो z माइनस 4 का मॉड बराबर z माइनस 2 का मॉड, मतलब एक पॉइंट है 2,0, एक पॉइंट है 4,0, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, तो 3,0 से पास करने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अगर ये इक्वल्स टू होता तब तो z ऑफ कोर्स इसी लाइन के ऊपर होता, वो दोनों से इक्विडिस्टेंट हो जाता। यहाँ पे क्या है? इनइक्वालिटी है। तो देखो अगर बराबर है तो इसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर। अगर बराबर नहीं है तो ये लाइन इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक लाइन का लेफ्ट हो गया पूरा ये, एक लाइन का राइट हो गया, तो उन्हीं में से कोई एक रीज़न आ रहा होगा। तो इसने क्या बोला है कि z का डिस्टेंस 2 से एंड z का डिस्टेंस 4 से अगर बराबर है तब तो यहाँ आ जाएगा। अगर हमें 2 से डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो मतलब इससे दूर होना चाहिए, तो पॉइंट इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा? 4 के पास हो जाएगा और इससे दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में बराबर के लिए तो ये लाइन आ गया और ग्रेटर देन के लिए या लेस देन के लिए ये पूरा रीजन आ गया, मतलब 3 के आगे पूरा। तो मतलब ये हाफ प्लेन हो गया, x बराबर 3 एंड उसके राइट का पोर्शन। ये जो लिखा है मॉड z माइनस 2 इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये तो वही हो गया जो अभी हमने पढ़ा था कि एक सर्किल हो गया जिसका सेंटर 2,0 है, ठीक है। इस सर्किल के अंदर का रीजन हो गया, अंदर एंड ऑन द सर्किल, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहाँ तक जाएगा? 6,0 तक, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो इसने क्या बोला कि 3 पे एक लाइन खींचा, तो अगर 2 यहाँ पे है तो 3 पे एक लाइन ऐसे आ जाएगा, इस लाइन और उसके राइट वाला पूरा प्लेन। इसने बोला इस सर्किल के अंदर, तो दोनों का इंटरसेक्शन केवल इतना बचेगा। तो मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कैसा दिखाई देगा? ठीक है, इट विल लुक लाइक दिस। ये हो गया 2, यहाँ हो गया लाइन x बराबर 3, ये हो गया 6,0, तो ये भी आएगा बाउंड्री क्योंकि दोनों जगह इक्वल्स टू है, ये भी आएगा बाउंड्री x इज इक्वल्स टू 3 और इसके बीच का भी रीज़न आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब लोकस ना पूछ के हम ऐसे बोल सकते हैं कि z जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इन विच z कैन लाई। तो हमें बेसिकली इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, तो वो निकाल सकते हैं। ये आंसर आया।
ठीक है, और देख लिया क्वेश्चन नंबर 9, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4 प्लस 5 आयोटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। आंसर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z माइनस 4 माइनस 5 आयोटा, मतलब पॉइंट क्या हो गया 4 कॉमा माइनस 5, तो 4 कॉमा माइनस 5 यहाँ पे हो गया एक पॉइंट, 4 कॉमा माइनस 5, तो z माइनस दिस। ठीक है, अब पाई बाई 3 का मतलब क्या है कि अगेन एक रे होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 बराबर पाई बाई 3 लिखा है, तो एक रे होगा 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर z पहले लिखा है तो ये जो एरो है ये z की तरफ होना चाहिए और ये वाला जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट वो इसकी तरफ होना चाहिए, तो 60 डिग्री को उठा के हमने पैरेलली यहाँ रख दिया, तो ये आ जाएगा, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, तो z इसके ऊपर कहीं पे भी लाई कर सकता है, ये लोकस हो गया हमारा। ठीक है, ये ओरिजिन, इमेजिनरी, रियल एक्सिस। क्वेश्चन 10, अगर मान लिया हम ऐसे लिख दें आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 आयोटा माइनस जेड इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। ठीक है, कोई बात नहीं, सोल्यूशन 2 आयोटा माइनस जेड का मतलब क्या है, ये पॉइंट हो गया 0,2, तो वो 0,2 ये हो गया। ठीक है, पाई बाई 6 का मतलब क्या है, पाई बाई 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, तो जो 30 डिग्री का डायरेक्शन है वो ऐसे होगा ये। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। अब हमें ये लाइन ऐसे रखना है, इसमें उल्टा हो गया ना, 2 आयोटा पहले आ गया, अब हमें ये ऐसे रखना है कि जैसे इस एरो को हम थोड़ा बाहर ले आए, चलो यहाँ ले आए, इसको पैरेलली शिफ्ट कर लिया, तो अब इसको कहीं पे भी रखो, इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट तो 30 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट करो रियल एक्सिस के साथ एंगल तो उतना ही आएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स रोटेट नहीं कर सकते, मतलब इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसे उठा के रख दिया, ट्रांसलेट कर सकते हैं कितना भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वाले केस में ऐसे लिखा है 2 आयोटा माइनस जेड, पहले कौन लिखा है 2 आयोटा, तो इस साइड 2 आयोटा रहना चाहिए, क्योंकि Z1 माइनस Z2, Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है, और जो Z1 की तरफ होता है जो भी पहले लिखा हुआ है, तो इसमें जो एरो का डायरेक्शन होगा वो पहले वाले की तरफ होना चाहिए, और Z जो है वो इधर आना चाहिए, मतलब इस वाले इनिशियल पॉइंट पे आना चाहिए। तो 2 आयोटा तो ये, 0,2 तो ये, तो इसको अब हम ऐसे उठा के रखेंगे कि एरो इधर आ जाए, तो अगर एरो इधर आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये लोकस हो गया। ठीक है, जहाँ पे ये वाला एंगल इज 30 डिग्री। अगर मैंने कोई भी जेड लिया ये, तो 2 आयोटा माइनस जेड ये वाला वेक्टर होगा और वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा, ये इसने बोला है, तो सही, दिस इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, अब ये तो कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हमें लोकस आइडेंटिफाई करने के लिए दे रखा था सीधा सीधा इक्वेशन। ठीक है, अब कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं, यही जो भी हमने इंटरप्रिटेशन निकाला ना कि ये वेक्टर होता है, ये डिस्टेंस होता है, ये एंगल होता है, उसी पे बेस्ड। क्वेश्चन 2, इफ पी जेड सेटिस्फाई मॉड जेड -2 आयोटा is equals to 3, then find first part mod z maximum, second part mod z minimum, third part argument of z maximum,
इसको 1 लिख देते हैं। फोर्थ पार्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मिनिमम वैल्यू, ये क्वांटिटी करना है। ठीक, कुछ भी नहीं, इंटरप्रिटेशन जो भी हमने बोला है अगर वो याद है तो उसी को यूज़ करके सारे पार्ट्स हो जाएंगे। तो अब लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या बोला इसने, इफ़ जेड सेटिस्फाई दिस, तो ये सर्किल हो गया, मॉड Z1 है, Z1 बराबर R लिखा हुआ है, और इस सर्किल में सेंटर कितना हो गया 2,2, ठीक है 2,2 सेंटर हो गया और रेडियस 1 हो गया। तो सेंटर 2,2 हो गया एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 1। तो ये पॉइंट हो गया सेंटर C 2,2। ठीक है, अगर हमने बोला कि ये P इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि P इस सर्किल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो इस P के लिए जैसे मान लिया अगर P हमने इस सर्किल के ऊपर ये लिया P, तो इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये डिस्टेंस मॉड जेड हो जाएगा। ओरिजिन से डिस्टेंस मॉड जेड, तो बेसिकली जो मॉड जेड लिखा है उसको आई कैन ट्रीट एज कि मॉड के अंदर जेड माइनस जीरो लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो जेड और जीरो के बीच का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये, ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इसको भी हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड जीरो। जेड माइनस जेड वन का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो जेड माइनस जेड वन वैक्टर जो एंगल बनाता है रियल एक्सिस के साथ वो होता है। तो जेड माइनस जीरो का मतलब जो क्या है कि जेड का जो पोजीशन वेक्टर है यही वेक्टर जेड है, इसका जो रियल एक्सिस के साथ एंगल है थीटा, वो हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया। तो अब इसने क्या बोला कि मॉड जेड मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम कितना आएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है। तो वेरी इजी, इस पॉइंट P1 के लिए ये सबसे दूर पॉइंट होगा ओरिजिन से, तो इसी के लिए मॉड मैक्सिमम आएगा। ठीक है, इस पॉइंट के लिए मिनिमम आएगा P2 के लिए, क्योंकि ये सबसे पास हो गया सर्कल के लिए। जो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कॉमन नॉर्मल पे मिलता है, एंड सर्किल के केस में अगर हमने किसी भी लाइन को सेंटर से ज्वाइन किया तो वही नॉर्मल होगा। ठीक है, तो अगर मेरे को पॉइंट O से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस पे चाहिए तो हमने इसको सेंटर से ज्वाइन करके बढ़ा दिया, ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू इतनी हो गई, मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मेरे को थीटा मिनिमम करना है तो आई वुड लाइक कि ये एंगल जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा हो जाए। तो अगर मैंने P को इसकी बजाय यहाँ ले लिया तो सही है, और छोटा हो गया, फिर यहाँ ले लिया तो और छोटा हो गया। तो कहाँ तक जा सकता है, अगर मैंने टेंजेंट खींचा तो इससे नीचे एंगल नहीं आ सकता अल्फा से। ठीक है, अगर मैंने P को ऐसे लिया तो एंगल लगातार घटता रहेगा, तो यहाँ पे मिनिमम आएगा, फिर अगर हमने ऐसे ले लिया तो फिर एंगल बढ़ना चालू हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि अल्फा मिनिमम होगा। ऐसे यहाँ बढ़ते बढ़ते एक बार यहाँ पे ऐसे टेंजेंट आ गया, ये ठीक है, ये वाला एंगल मान लिया बीटा है, तो बीटा मैक्सिमम होगा। उसका मतलब क्या है कि अगर हमने यहाँ से टेंजेंट खींचे दो, एक इधर और एक इधर, ये मान लिया P3 पॉइंट पे है, ये मान लिया P4 पॉइंट पे है, इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस। तो जो P3 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो लीस्ट आएगा, P4 करस्पॉन्डिंग जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अब तुम ये देख सकते हो सर्किल पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिया तो आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस बार लीस्ट वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा एंड मैक्सिमम वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। अब इन सबको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, दैट वी कैन डू। रेडियस कितना है इसका 1, और 2,2 का मतलब क्या है, ये 2√2 डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको मान लिया हमने अल्फा है और ये मान लिया थीटा है। ठीक है, अब एक एक करके इसके आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट,
मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल्स टू OP1, दैट इज इक्वल्स टू ओरिजिन से सेंटर तक का डिस्टेंस 2√2 हो गया, उसमें रेडियस जोड़ दिया, दैट इज 2√2 + 1। ये ठीक है, यही आंसर हो गया पहले पार्ट का। सेकेंड पार्ट का अगर हम बोलेंगे मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू तो वो हो जाएगा OP2। इस वाले केस में क्या किया, 2√2 में से ये रेडियस घटा दिया 1, तो इतना बच जाएगा, दिस विल बी 2√2 - 1। ये ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो किसके करस्पॉन्डिंग आएगी, कॉरस्पॉन्डिंग टू P1 या देगा कॉरस्पॉन्डिंग टू P2। थर्ड पार्ट में कितना आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू विल बी, देखो अगर ये थीटा है तो इधर भी थीटा आएगा, ठीक है। अब इसी डायग्राम से जैसे अगर थीटा की बोलें तो इस डायग्राम से, ठीक है, साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1/2√2, ठीक है, 1 और ये हाइपोटेन्यूस हो गया 2√2। अच्छा, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो 2,2 का मतलब क्या है, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो थीटा प्लस अल्फा ये पूरा जो एंगल है ये π/4 हो जाएगा, π/4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल, तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा प्लस थीटा, दिस विल बी अल्फा प्लस थीटा प्लस थीटा, ठीक है। थीटा प्लस अल्फा कितना है, ये π/4 प्लस थीटा कितना है, यहाँ से साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2√2, दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू P4। ये मैक्सिमम वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, P4 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आएगा, आर्ग्यूमेंट का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। एंड लास्ट पार्ट क्या बचा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मिनिमम वैल्यू विल बी अल्फा। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा माइनस थीटा, अल्फा प्लस थीटा तो हो गया π/4 और माइनस थीटा हो गया साइन इनवर्स 1/2√2, एंड दिस विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू P3। P3 पॉइंट के लिए इसके लिए मिनिमम आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3, लेट P is a variable point, then find minimum value of mod z-1 plus mod z-4 minus 4 iota। सॉल्यूशन, ये जो मॉड z-1 लिखा है वो बेसिकली z का किसी एक पॉइंट 1,0 से डिस्टेंस लिखा है। जो दूसरा लिखा है मॉड z-4 - 4 iota, ये भी डिस्टेंस लिखा है किसी दूसरे पॉइंट से, विच इज़ 4,4। तो ये 4,4 से डिस्टेंस हो गया, ये 1,0 से डिस्टेंस हो गया। तो हमने मान लिया लेट a इज़ 1,0 एंड b इज़
4,4, ठीक है। 1,0 ये हो गया, ये A हो गया 1,0, ये B हो गया 4,4, ठीक है। और ये P हो गया विच इज से x, y, ठीक है। तो मॉड z -1 प्लस मॉड z -4 आयोटा, ये किसके बराबर हो गया? z -1 मतलब z और इसके बीच का डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस PA, प्लस ये हो गया P और B के बीच का डिस्टेंस, मतलब x + y बोलो या ऐसे z लिख दो, एक ही बात है। ये हो जाएगा PB। तो इफेक्टिवली क्वेश्चन क्या हो गया? इसने ये बोला इफेक्टिवली कि PA + PB का मिनिमम वैल्यू बताओ। अच्छा, मैक्सिमम तो पूछेगा भी नहीं, मैक्सिमम तो इस P को हम लेके इन्फिनिटी तक चले जाएं तो A और B से इन्फानाइट डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो मैक्सिमम तो हम जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज वैल्यू इन्फानाइट को जाएगा। अब P वेरिएबल पॉइंट है, A एंड B फिक्स्ड पॉइंट है, तो P का A और B से सम का डिस्टेंसेस कितना आएगा? तो वो हम बोल सकते हैं कि हमें पता है कि PA + PB इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू AB। तो PA + PB का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? इसने क्या बोला? PA + PB ट्राइंगल इनइक्वालिटी से बोल सकते हैं हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू AB है। तो PA + PB क्या होगा? या तो AB होगा या उससे बड़ा होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? AB, ठीक है। कब आएगी? जब P इसके ऊपर ही आ जाए। तो PA + PB इसके बराबर आ जाएगी। कब आएगी? व्हेन P लाइज ऑन द लाइन, नहीं बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लाइन बोलने का मतलब तो ये कि इस पूरी लाइन पे कहीं पे भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। लाइन सेगमेंट बोलने का मतलब है इसके बीच में ही आ सकता है बस। व्हेन P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, तब मिनिमम डिस्टेंस AB आएगा। तो ये ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू AB हो जाएगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 4 - 1² + 4 - 0²। तो 3² + 4² इज 5। ये ठीक है। तो रिक्वायर्ड आंसर बराबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। ये हो गया। और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 4, सॉल्व फॉर z z² बराबर mod z²। चलो पहले तो यही सॉल्व करते हैं। आंसर उसने क्या बोला? z² बराबर mod z², ये सॉल्व करना है। तो देखो आगे चल के जब हम mod z वगैरह की और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। अभी तो हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि हमने z को सीधा सीधा x + i मान लिया। तो z² कितना हो जाएगा? x² - y² + 2 i ठीक है। एंड ऑफ कोर्स mod z कितना हो जाएगा? √x² + y²। तो दिस विल बी z² की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिख लिया x² - y² + 2 i इज इक्वल्स टू mod z का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर वो हो जाएगा x² + y²। ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि इक्वालिटी करके कुछ पढ़ा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो दोनों के रियल पार्ट भी बराबर होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होगा। तो उसको अलग अलग बराबर किया। मतलब अगर हमने बोला कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर
इमेजिनरी पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड, ये ठीक है। दिस विल इम्प्लाई इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ जो भी लिखा है 2xy, इधर आयोटा है ही नहीं तो 0, एंड रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड, विच इम्प्लाइज वाई स्क्वायर बराबर माइनस वाई स्क्वायर, विच इम्प्लाइज वाई बराबर 0। दिस एंड दिस इंटरसेक्शन, ये तो बोलेगा या तो x0 या y0, इसने बोला कि y0, दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, y बराबर 0। दिस इम्प्लाइज z के लिए सॉल्व करना है तो z x प्लस एओटा y था, y0 आ गया तो केवल x बचा, तो मतलब z प्योरली रियल है, तो z इज प्योरली रियल। ये आंसर हो गया, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन 5, सॉल्व जेड स्क्वायर प्लस जेड बार बराबर 0। फिर वही आंसर, लेट जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो दिस इम्प्लाई जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई हो जाएगा, एंड जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। एक्स और वाई रियल है, ये हमने मान रखा है। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड बार बराबर 0 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह ये उठा के रख दिया यहाँ पे और इसको यहाँ पे रख दिया, प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये तो जेड स्क्वायर की जगह आ गया, प्लस जेड बार की जगह आ गया। अब ये भी इसी तरह की चीज़ हो गई कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से रियल पार्ट कितना हो जाएगा विदाउट आयोटा, ये दोनों एंड ये प्लस एक्स, ये 0 होना चाहिए, एंड इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या बचा यहाँ पे 2xy, यहाँ पे आयोटा के साथ कितना बचा माइनस वाई, ये भी 0 होना चाहिए। इन दोनों के बीच में 0 है, मतलब इसको भी सॉल्व करना है एंड इसको भी सॉल्व करना है, तो ये इजी है सॉल्व करना। इसमें से y कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो दो केस हो गए 0 और x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब इक्वेशन 1 भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, इसमें अगर y बराबर 0 रख दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 एंड माइनस 1 आ गया। तो इस ब्रांच के लिए y 0 था, ये ठीक है, ये हमारा केस 1 हो गया बेसिकली, ये हो गया केस 2। अगर इसकी वजह ये फैक्टर 0 है तो y 0 है, हमें z निकाला है, z निकालने का मतलब क्या है, x और y की वैल्यू चाहिए। तो अगर y 0 है तो x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, तो ये ऐसे हो गया 0 0 -1 0, दो सोल्यूशन आ गए। ठीक है, अगर x का वैल्यू हाफ है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 इसमें रख दिया, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ बराबर 0, या वाई स्क्वायर बराबर 3/4, या y बराबर प्लस माइनस √3/2। वापस x बराबर हाफ के लिए ये दो वैल्यू आया, तो हाफ और y का वैल्यू √3/2 ये भी चलेगा, हाफ एंड y का वैल्यू माइनस √3/2 ये भी चलेगा। तो अब हमारे आंसर कितने हो गए, आंसर सोल्यूशन इज z बराबर, तो एक तो हो गया 0 0 मतलब केवल 0, x -1 0 मतलब केवल -1, फिर हो गया हाफ और आयोटा के साथ ये, तो हाफ प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम सोल्यूशन पूछने की बजाय ये भी पूछ सकते हैं कि कितने सोल्यूशन आएंगे, तो इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा, कितने सोल्यूशन आएंगे, टोटल 4।
4 सोल्यूशन आएंगे। मतलब हमने ये वो क्वेश्चन किए हैं जिसमें z की जगह हमने x प्लस एटा वाई रखा, फिर आगे प्रोसीड किया। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड locus of z if z is equals to w minus 1 upon w plus 1 where mod w is equals to 1। w भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और mod w 1 के बराबर है। ठीक है, तो मॉड डब्ल्यू 1 के बराबर है तो डब्ल्यू इन्फाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। मॉड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। तो अगर हम एक सर्किल लें जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस 1 है तो डब्ल्यू उसके ऊपर लाई करेगा, वो सर्किल के ऊपर तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हमने उसमें से एक कोई पॉइंट उठाया, ये कैलकुलेट किया तो जेड कुछ आ जाएगा। फिर हमने उस सर्किल से दूसरा पॉइंट उठाया, कौन सा सर्किल, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है मॉड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 जिसका सेंटर, अभी हमने बोला था जेड माइनस जेड नॉट का मॉड बराबर आर। तो राइट हैंड साइड में जो नंबर आर है वो रेडियस हो गया, तो यहाँ वो 1 रेडियस हो गया। मॉड डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू माइनस जीरो का मॉड, उसका मतलब क्या, सेंटर ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट है उस सर्किल के ऊपर, मतलब अगर हम कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज में बोलें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एक सर्किल है, उसके ऊपर कोई एक पॉइंट उठाया एक्स वाई, कुछ भी इनफाइनाइट पॉइंट होगा, उसको हमने यहाँ रखा तो यहाँ से जेड कुछ आ जाएगा। फिर हमने कोई दूसरा पॉइंट उठाया, फिर जेड कैलकुलेट किया, तो जैसे जैसे डब्ल्यू वेरी करेगा वैसे वैसे जेड भी वेरी करेगा। तो अब बस मेरे को यही बताना है कि जेड कौन से लोकस पे लाई करेगा, जेड कहाँ लाई करेगा। ठीक है, चलो सोल्यूशन देखो, इसको हम ऐसे करेंगे w माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू प्लस 1। हमें क्या दे रखा है कि मॉड w 1 के बराबर है, तो आई वुड लाइक इसी को यूज़ करना, मॉड w इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हमने यहाँ से क्या किया, w निकाला पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके, प्लस z बराबर w माइनस 1। ठीक है, तो इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो आ जाएगा z प्लस 1 बराबर w प्लस दिस। इन दोनों में से w को कॉमन लिया तो w माइनस 1, तो 1 को इधर लाके प्लस कर दिया और ये उधर जाके माइनस होगा, तो 1 माइनस जेड, तो w आ गया z प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जेड। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ मॉड ले लिया, तो ये आ जाएगा मॉड w बराबर मॉड z प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, हमें इसके बारे में क्या पता है कि ये 1 के बराबर है, तो इसको 1 रख दिया, 1 बराबर मॉड z प्लस 1 अपॉन मॉड z माइनस 1। तो देखो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ किया है जो अभी पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाया जाएगा, कि अगर कोई दो चीज़ ऐसे लिखा है उस पूरे के ऊपर मॉड लगाया तो हम मॉड अलग अलग कर सकते हैं, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग। ठीक है, और दूसरा क्या है, 1 माइनस जेड लिखा है मॉड के अंदर, उसको हम पलट के z माइनस 1 लिखते तो एक ही बात है मॉड के अंदर। तो इसलिए ये आ गया, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यह आ गया z माइनस 1 बराबर z प्लस 1 का मॉड। z माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू z प्लस 1 का मॉड। अब इसको तो हम ये ऐसे बोलेंगे कि z का डिस्टेंस 1 से एंड z का डिस्टेंस माइनस 1 से, दोनों बराबर है, तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। दिस इम्प्लाइज z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 1,0 एंड -1,0। ठीक है, अब देखो 1,0 एंड -1,0, इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे तो वो इमेजिनरी एक्सिस आएगा। तो क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के ही पूछा जा सकता है। हम यही बोल सकते हैं कि अगर जेड इसको सेटिस्फाई कर रहा है
तो रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर 0, ये सच है या गलत है? तो सही है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया है वो ये आया, इमेजिनरी एक्सिस आया, इमेजिनरी एक्सिस पे x 0 होगा, ठीक है, या रियल पार्ट 0 होगा, तो वो भी ठीक है। ऐसे हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which says find locus of z if z is equals to w plus 1 upon w and mod w बराबर 2। तो ये भी देखो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है कि इस बार हमने क्या किया कि जो मॉड w बराबर 2 का मतलब क्या है कि जो w है वो एक सर्किल पे लाई कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा, मतलब अगर हम ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना चाहें तो हम बोल सकते हैं एक सर्किल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस 2 है। दूसरा हम ऐसे ही बोल सकते हैं मॉड जो है वो 2 फिक्स्ड है और थीटा जो है कोई भी, w इज नथिंग बट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 चीज़ आता है, एक मैग्नीट्यूड एक आर्ग्यूमेंट। तो मॉड w बराबर 2 का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है 2, आर्ग्यूमेंट वेरी कर सकता है, थीटा वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो डायरेक्टली w बराबर 2 तो यूज़ कर नहीं पाएंगे क्योंकि डायरेक्टली मॉड लिया तो ये 2 अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसलिए हमने क्या किया सोल्यूशन में, लेट w इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई रेस्ट पर आयोटा थीटा ले लिया, ठीक है, कि ये मैग्नीट्यूड हो गया, आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे भी लोकस जैसे ही क्वेश्चन हो गया और हमने एक इसमें वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ थीटा। अल्टीमेट एम हमारा क्या होगा, थीटा को एलिमिनेट करना। लोकस किसका निकालना है, जेड का। तो हमने मान लिया लेट जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसी का लोकस निकालना है। तो अब इसमें आगे दिस इम्प्लाइज जेड हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर ये w हो गया 2 इंटू ई रेस्ट पर आयोटा थीटा प्लस 1 अपॉन w हो गया 2 इंटू ई रेस्ट पर आयोटा थीटा। अब देखो एक्सपोनेंशियल में काम करने का फ़ायदा क्या है, इसको ऊपर ला सकते हैं तुरंत, 2 ई रेस्ट पर आयोटा थीटा प्लस हाफ ई रेस्ट पर माइनस आयोटा थीटा, तो हो गया x प्लस आयोटा वाई बराबर 2 इंटू ई रेस्ट पर आयोटा थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस हाफ ऑफ ई रेस्ट पर माइनस आयोटा थीटा, मतलब थीटा की जगह माइनस थीटा लिख दिया तो कॉट थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये हो गया। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग इक्वल किया तो 2 कॉस थीटा और हाफ कॉस थीटा, तो ये तो हो गया 5/2 कॉस थीटा प्लस आयोटा के साथ कितना आया 2 साइन थीटा, यहाँ से माइनस हाफ, तो 2 माइनस हाफ हो गया 3/2 साइन थीटा, ठीक है। अल्टीमेटली याद क्या करना है हमें, हमने ये थीटा अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है, थीटा पैरामीटर है, इसी को एलिमिनेट करेंगे। लोकस जेड का निकाला है तो अल्टीमेट जो रिलेशन है वो एक्स वाई में आना चाहिए, तो ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग बराबर कर दिया, तो ये हो गया 5/2 कॉस थीटा एंड वाई विल बी 3/2 साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है, तो हमने क्या किया 5 को इधर ले गए, 3 को इधर ले गए, स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो ये ऐसे आ जाएगा x/5 होल स्क्वायर y/3 होल स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1, तो यही लोकस हो गया, मतलब x²/25 प्लस y²/9 इज इक्वल्स टू 1/4, ये लोकस हो गया।
ठीक है, तो ऑफ कोर्स लोकस क्या हो गया इस वाले केस में, एलिप्स। तो जेड का लोकस क्या है, एलिप्स। Question number 8. Find locus of z if z square plus z plus 2 is पॉजिटिव रियल। मैंने क्या बनाया उसने कि z का लोकस बताओ अगर z स्क्वायर प्लस z प्लस 2 पॉजिटिव रियल आ जाए। फिर शुरू हो गए सोल्यूशन। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो उसने क्या बोला है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2 पॉजिटिव रियल होना चाहिए। तो पॉजिटिव रियल का मतलब क्या, एक तो रियल होना चाहिए। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2 का जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको जीरो करेंगे, पहली बात। एंड जो रियल पार्ट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो जेड स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये जेड स्क्वायर हो गया। जेड हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2। दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये ठीक है, ये हो गया रियल पार्ट। प्लस आयोटा के साथ कितना आ गया, 2xy प्लस वाई, यहाँ से और यहाँ से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इमेजिनरी पार्ट है 2xy प्लस वाई ये जीरो होना चाहिए। एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से या तो वाई जीरो और एक्स माइनस हाफ। ठीक है, तो केस 1 अगर y जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 में y जीरो रखा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व किया। अब इसका जो d है वो दिख रहा है नेगेटिव है, तो उसका मतलब क्या, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये पैराबोला वर्ड हो गया, d नेगेटिव है तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से सोल्यूशन कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। तो अगर x रियल है एंड y जीरो हो गया तो मतलब z प्योरली रियल हो गया क्योंकि y जीरो हो गया। केस 2 अगर x का वैल्यू माइनस हाफ है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो वाई स्क्वायर को उधर लेके एक्स का वैल्यू हाफ रख दिया तो 1/4 माइनस हाफ प्लस 2 इज वाई स्क्वायर। दिस इज वाई स्क्वायर इज लेस देन, यहाँ से आ जाएगा -1/4 तो 7/4। तो यहाँ से आ जाएगा y बिलोंगिंग टू -7/2 से √7/2। तो देखो आंसर क्या क्या है, z इज प्योरली रियल और z इज इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना था, माइनस हाफ फिक्स्ड था, माइनस हाफ प्लस वाई आयोटा वेयर y बिलोंग्स टू -7/2 से √7/2।
ये हो गया। मतलब अगर हम प्लॉट करना चाहें तो एक तो हो गया प्योरली रियल मतलब ये पूरा रियल एक्सिस। तो इस पूरी लाइन पे अगर z कहीं पे भी है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा कि z² प्लस z+2 विल बी रियल पॉजिटिव। एक तो ये हो गया। दूसरा उसने क्या बोला कि ये इसमें रियल पार्ट x बराबर -½ फिक्स्ड है, इसका x का वैल्यू -½ ही है इस पूरी लाइन पे, बट y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, √7/2 से ये -√7/2। ये हो गया, मतलब एक तो पूरा लाइन हो गया, एक दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया। तो दिस विल बी लोकस ऑफ z।